हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। तो आज हम लोग देखेंगे एमपी सेट जिसकी परीक्षा 28 अगस्त को हुई है, उसके क्वेश्चन पेपर को। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ये क्वेश्चन पेपर सेंड किया और बोला कि मैम इन सारे प्रश्नों के आंसर बता दीजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो आप लोगों के लिए भी बना दिया जाए, क्योंकि किसी भी परीक्षा के प्रश्न पत्र को देखने के बाद हमें ये रियलाइज़ होता है कि हमारी प्रिपरेशन किस प्रकार है, कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और किसी ना किसी परीक्षा में ये सारे प्रश्न घुमा फिरा के हमें देखने को मिल ही जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इस प्रश्न पत्र को। और जिन भी बच्चों को इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए, कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। बाकी किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी के मध्य वर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है देवरानी जेठानी की कहानी। इस उपन्यास को मैंने काफ़ी विस्तार पूर्वक पढ़ाया है। आगे देखेंगे हम लोग, बाणे भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास है। निम्नलिखित गांव में से मैला आंचल में वर्णित गांव कौन सा है? तो वो है मेरीगंज। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, नत्थू किस उपन्यास का पात्र है? तो जो नत्थू है वो तमस उपन्यास का पात्र है। और तमस उपन्यास के लेखक कौन है? वो है भीष्म सहानी। आगे देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल पर अपव्यय की कथा है? तो वो है परीक्षा गुरु पे। और परीक्षा गुरु उपन्यास को मैंने काफ़ी विस्तार पूर्वक पढ़ाया है। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो किसी भी परीक्षा में परीक्षा गुरु से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप उसे काफ़ी आसानी से हल कर लेंगे। आगे देखेंगे, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? तो वो है झूठा सच में। निम्नलिखित उपन्यासों में से ज्ञानो किस उपन्यास का पात्र है? जो ज्ञानो है वो धरती धन अपना उपन्यास की पात्र है। अगला प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास है? तो वो उपन्यास है मानस का हंस। अगला प्रश्न, दलित्र जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो वो है आपका धरती धन अपना। अगला प्रश्न, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है और इसे तो लगभग सारे स्टूडेंट्स ने सही किया होगा। शिवपालगंज राग दरबारी उपन्यास से संबंधित है। आगे देखेंगे हम लोग, दुलाई वाली कहानी के पात्र वंशीधर कहाँ के रहने वाले थे? तो ये इलाहाबाद के रहने वाले थे। अगला प्रश्न, हिंदी की चर्चित कहानी राही का लेखक कौन है? तो इस कहानी के लेखक हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। और राही कहानी को मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था, उसका पीडीएफ भी मैंने अपने स्टूडेंट्स लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया था। आप लोग एक बार उस पीडीएफ को और वीडियोस को ज़रूर पढ़िएगा। बुद्धगुप्त कौन सी कहानी का पात्र है? तो बुद्धगुप्त आकाशदीप कहानी का पात्र है। अगला प्रश्न, खुदा के लिए दरवाजा खोलो मेरे साथ में औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी कौन सी कहानी का संवाद है? काफ़ी इंपॉर्टेंट संवाद है और कई बार परीक्षाओं में ये पूछा भी जा चुका है। तो ये संवाद है अमृतसर आ गया। अगला प्रश्न, हामिद ने मेले में से क्या खरीदा? तो हामिद ने मेले में से चिमटा खरीदा। इस कहानी को भी मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है। अगला प्रश्न, हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। और ये कथन है पिता कहानी का। ठीक है, और पिता कहानी को काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है और मैंने इस कथन पर आप लोगों से डिस्कशन भी किया था। अगला प्रश्न, सजनवा बैरी हो गए हमारो, सजनवा फॉरेश्वर नाथ रेणु के कौन सी कहानी का गीत है? तो यह गीत है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम की। आगे देखेंगे, तेरी कुड़माई हो गई प्रस्तुत कथन कौन सी कहानी का संवाद है? तो ये कथन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है। ये कथन है उसने कहा था कहानी का, जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, कोई बीमार बाप का इलाज नहीं करता है प्रस्तुत कथन कौन सी कहानी में कहा गया है? तो ये कथन कहा गया है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर है। आगे देखेंगे, कथाकार निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ है?
तो कथाकार निर्मल वर्मा का जन्म हुआ था 1929 ईस्वी को। मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया है कि हम लोग के पाठ्यक्रम में जो भी लेखक शामिल हैं, हमें उनका जन्म और मृत्यु ज़रूर से याद होना चाहिए, क्योंकि जन्म और मृत्यु से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप बहुत सारे लेखकों का याद नहीं कर पा रहे जन्म और मृत्यु, तो जितने आपके सिलेबस में लेखक शामिल हैं, एटलीस्ट आप उनका जन्म और मृत्यु ज़रूर से याद रखिए, उनका जन्म कहाँ हुआ था। इसीलिए मैं जब भी कोई वीडियोस बनाती हूँ, उसमें सबसे पहले लेखक का जन्म कहाँ हुआ था, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, वो कहाँ के रहने वाले थे, साथ ही साथ उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं पे सबसे पहले डिस्कशन करती हूँ। अगला प्रश्न देखेंगे। राम के नाम से दोनों नयन बिनु, सूरदास भय कवि कुल राई। गीत का अंश किस नाटक का है? तो ये अंक है अंधा युग का। अगला प्रश्न। स्थान तक्षशिला के गुरुकुल का मठ, चाणक्य और सिंहरण। उक्त स्थान संकेत किस नाटक के प्रथम अंक और प्रथम दृश्य से संबंधित है? तो ये है चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित। आगे देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र नहीं है? तो देवसेना जो है वो ध्रुव स्वामिनी नाटक की पात्र नहीं है। जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया, द्वापर युग बीत गया। उक्त कथन गायन का संबंध अंधा युग के किस अंक से है? तो ये है पहला अंक से। ठीक है। अंधा युग नाटक में जितने भी अंक हैं, जो महत्वपूर्ण कोटेशन है, वो सारी चीज़ों को मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था और आप लोगों को पीडीएफ भी मैंने प्रोवाइड करवाया था। ठीक है। जिन बच्चों ने उस पीडीएफ को काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा, उनके ये प्रश्न डेफिनेटली सही होंगे। आगे देखेंगे हम लोग। सिंदूर की होली नाटक की दो स्त्री पात्र हैं, तो पहली है चंद्रकला और दूसरी है मनोरमा। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। आषाढ़ का एक दिन नाटक में उक्त संवाद किसके द्वारा कहा गया है? तो ये संवाद कहा गया है विलोम द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। यह नाटक इब्राहिम अलकाजी के साथ इस बातचीत के बाद लिखा गया था कि हिंदी में आम आदमी का समसामयिक नाटक नहीं है। उक्त गद्यांश का संबंध किस नाटक से है? तो इस गद्यांश का संबंध आगरा बाजार नाटक से है। आगे देखेंगे हम लोग। धीरे धीरे अंधकार, अंधकार में बच्चों के रोने की, सिसकने की आवाज आती है। धीरे धीरे प्रकाश, 7-8 वर्ष का अश्वत्थामा जमीन पर पांव घिसलाता मचल रहा था। उक्त दृश्य परिवर्तन की सूचना किस नाटक की है? तो ये जो दृश्य है वो है एक और द्रोणाचार्य का। आप सबको लग रहा होगा कि ये दृश्य अंधा युग का है, पर ऐसा नहीं है। ये जो दृश्य है वो है एक और द्रोणाचार्य का। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित विकल्प में से असत्य है? तो असत्य है आप लोगों का तीसरा अंक, 25 वर्ष बाद बरसात का एक दिन। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। आज सरोहा में घटित छोटी सी छोटी घटना भी इस सीट के साथ जोड़कर देखी परखी जा रही है, वरना और दिन होता तो क्या। तो बीसू और क्या बीसू की मौत, सूत्रधार का उक्त कथन किस नाटक से लिया गया है? तो ये कथन लिया गया है महाभोज से। ठीक है। जो विसु है वो महाभोज उपन्यास का ही पात्र भी है। आगे देखेंगे। संस्कृत का सौंदर्य निबंध के लेखक का नाम क्या है? तो वो है आप लोगों के नामवर सिंह। अगला प्रश्न। मैं इनकी आशा आकांक्षा उत्साह साहस उद्यमता आदि से वैसे ही अनुप्राणित और अविष्ट रहूंगा जैसे चुंबकीय आकर्षण क्षेत्र में पकड़कर साधारण लोहा भी चुंबक बन जाता है। किस निबंध का अंश है? तो ये अंश है उत्तर फाल्गुनी के आसपास निबंध का अंश है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। इनके मुख शरीर और अंतःकरण सफ़ेद। इनकी बर्फ पर्वत और भेड़ सफ़ेद। पंक्ति के लेखक का नाम है पूर्ण सिंह। आगे देखेंगे। प्रताप नारायण मिश्र के अधिकतर निबंध किस पत्र में प्रकाशित हुए? तो इनके अधिकांश निबंध ब्राह्मण पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। मैंने पत्र पत्रिकाओं से संबंधित भी एक महत्वपूर्ण वीडियोस बनाया था, जिसमें मैंने हिंदी साहित्य के सारे महत्वपूर्ण
पत्र और पत्रिकाओं पे आप लोगों से डिस्कशन भी किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, उठ जाग मुसाफिर के लेखक कौन है? काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है और इसके लेखक हैं विवेकी राय। आगे देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध की विशेषता है भाव एवं मनोविकार संबंधी, सही है। आलोचना और सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप में, ठीक है। तो दोनों कथन सही है, तो आपका सही विकल्प होगा ए और बी, दोनों सही है। आगे देखेंगे हम लोग, व्यापक मानवतावादी दृष्टि और गंभीर सांस्कृतिक निष्ठा किसके निबंध की प्रमुख विशेषता है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध की प्रमुख विशेषता, ठीक है। तो आपका विकल्प बी सही होगा। आगे देखेंगे हम लोग, विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखित निबंध। तो विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखित निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। आगे देखेंगे, अमेरिका, अंग्रेजी, फ्रांसी आदि तुर्की सब सरपट दौड़ जाते हैं, सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। यह कथन किस निबंध का अंश है? तो ये कथन है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। आगे देखेंगे, शिव शंभू के चिट्ठे में किसको संबोधित किया गया है? लॉर्ड कर्जन को संबोधित किया गया है। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, लेखक के अनुसार माटी की मूर्तें में क्या चीज़ है? तो वो है जिंदगी। जब मैंने आप लोगों को माटी की मूर्तें रेखा चित्र को पढ़ाया था, तब मैंने पहले ही आप लोगों से डिस्कशन किया था कि रामविच बेनीपुरी जी ने इस पुस्तक की भूमिका में ही बोला है कि मैं कुछ पात्रों की ज़िंदगी को इस पुस्तक में लिख रहा हूँ, चाहे वो रजिया हो, बलदेव मामा हो या फिर सुभान खान हो, ठीक है। उन सबकी ज़िंदगियों का जो भी चित्रण है वो माटी की मूर्ति में हमें देखने को मिलता है। आगे देखेंगे, जब तक इंसान अंधेरी रात ना देखे तब तक रोशनी की उसे कैसे मालूम हो? उपयुक्त अंश किस रचना से लिया गया है? तो ये लिया गया है प्रेमचंद घर में है, ठीक है। अफूदरी किसकी आत्मकथा है? अफूदरी रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है, ठीक है। और ये रचना हम लोग के यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। आगे देखेंगे, भोला राम का जीव में पेंशन के लिए रिश्वत के तौर पर बड़े अफसरों ने क्या रख लिया था? तो रख लिया था वीणा। अगला प्रश्न, जामुन का पेड़ किसकी रचना है? तो जामुन का पेड़ हरिशंकर परसाई की रचना है। किसी भी शासन के दो प्रमुख अंग होते हैं, सुरक्षा और विधि व्यवस्था। किसी कायस्थों ने हिंदू शासन के विधि व्यवस्था संभाली होगी, सुरक्षा व्यवस्था क्षत्रिय संभालते होंगे, तो उन्होंने मुस्लिम शासन में भी यह कार्य किया होगा। यह किस पुस्तक का अंश है? तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ये जो अंश है, ये क्या भूलूं क्या याद करूं? विकल्प सी सही होगा आपका। मेरी तिब्बत यात्रा के प्रथम खंड कौन सा है? तो इनकी तिब्बत यात्रा का पहला खंड है विकल्प ए, लहसा से उत्तर की ओर। और मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है? वो रचना है राहुल संस्कृत्यान की। आगे देखेंगे हम लोग, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। अगला देखेंगे हम लोग, जीवन लेखन में किस घटनाओं का चयन किया जाता है? तो वो किया जाता है अनुभव और श्रृंखलाबद्ध कालात्मक चयन हो, ठीक है। मुर्दैया किसकी आत्मकथा है? तो मुर्दैया तुलसीराम की आत्मकथा है। तो पाली भाषा पर अशोक की धर्म लिपियों का कालक्रम है, तो वो है 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, जॉर्ज ग्रियर्सन ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भाषा समुदायों में बांटा है? तो वो बांटा है 8 समुदायों में। नागर अपभ्रंश के व्याकरण के लेखक हैं, तो वो है हेमचंद। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतःस्थ व्यंजन है? तो वो है आप लोगों की र, ठीक है। विकल्प डी सही होगा। खुशबू में उपसर्ग है, खुशबू में उपसर्ग है आपका खुश। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, वाक्य युद्ध, वाक्य युद्ध में समास है, वो है कारण तत्पुरुष। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है? तो वो है राजा हरिश्चंद्र। आगे देखेंगे, मोहन का कुछ खो गया है, अभी टॉर्च से ढूंढ रहा है, वाक्य में सर्वनाम का प्रकार है, तो वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अगला प्रश्न, भाषा रूप के विभिन्न स्तरों
पर एक रूपता लाने के कार्य को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मानकीयकरण। तो आपका विकल्प बी सही होगा। आगे देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 347 में उल्लेखित है, तो उसमें उल्लेखित है किसी राज्य की जनसंख्या के पर्याप्त भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। तो आपका विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। उक्त कथन किस आलोचक का है? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और आलोचकों के कथन से संबंधित मैंने कुल 4 से 5 वीडियोस बनाए हैं। जब आप मेरा प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो उसमें आपको आलोचकों के कथन से संबंधित 4 से 5 वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप उन वीडियो को देख लेते हैं तो किसी भी परीक्षा, चाहे टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, इन सारी परीक्षाओं में जितने भी कथन आज तक पूछे गए हैं, उन सारे कथनों का एक जगह पे आपको संकलन देखने को मिल जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, इसके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। उक्त कथन किस भक्त कवि के संदर्भ में कहा गया है? तो ये कथन कहा गया है कबीरदास के विषय में। निगम अगम साहब सुगम राम सचीली चाह, अबू असन अवलोकियत सुलभ सबही जग माह। उक्त पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति है तुलसीदास की। आगे देखेंगे हम लोग, भाषा भूषण निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है? तो भाषा भूषण है महाराजा जसवंत सिंह की रचना। अगला प्रश्न, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थान कहाँ है? फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ संपूर्ण देश से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन है? भारतवर्ष है। उक्त पंक्ति के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। सिंदूर की होली जो कि 1934 में नाटक किसकी रचना है? तो सिंदूर की होली रचना है लक्ष्मी नारायण लाल मिश्र की। आगे देखेंगे हम लोग, मारिसिस मोही कुंठाव निबंध के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गैग्रीन कहानी के लेखक हैं, गैग्रीन कहानी के लेखक हैं अज्ञे। आगे देखेंगे हम लोग, यह सच है बार बार हार हार मैं गया, खोजा जो हार चार में नया, उड़ी धूल तन सारा भर गया, नहीं फूल जीवन अविकच है, यह सच है। उक्त पंक्ति के रचनाकार हैं, तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे देखेंगे, मैं उन व्यक्तियों में से हूँ और ऐसे व्यक्तियों की संख्या शायद दिन प्रतिदिन घटती जा रही है जो भाषा का सम्मान करते हैं और अच्छी भाषा को अपने आप से एक सिद्धि मानते हैं। उक्त पंक्ति के लेखक हैं, तो इस पंक्ति के लेखक हैं अज्ञे। आगे देखेंगे हम लोग, हेमचंद द्वारा रचित काव्य का लक्षण है, तो इनका लक्षण है अदोषो सगुणो सलंकारो च शब्दार्थो काव्यम। भामा ने काव्य अलंकार में कितने अलंकारों का विवेचन किया है? तो कुल किया है 48 अलंकारों का। विभत्स्य रस के देवता माने जाते हैं, तो इस रस के देवता माने जाते हैं महाकाल। आगे देखेंगे हम लोग, काव्य को आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति किसने कहा है? तो वो कहा है जयशंकर प्रसाद ने। यूरोप में व्यवस्थित काव्य चिंतन का आरंभ किससे माना जाता है? तो माना जाता है प्लेटो से। आगे देखेंगे हम लोग, पारा प्रतिभा के नाम से चिन्मय शक्ति का विचार विवेचन किस विद्वान द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है अभिनव गुप्त द्वारा। काव्य प्रकृति की अनुकृति है पर एक कदम नकल ना होकर उसका पुनः प्रस्तुतिकरण है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है अरस्तु का। आगे देखेंगे हम लोग, स्वच्छंदवादी आलोचना का घोषणा पत्र किस रचना को माना जाता है? तो माना जाता है प्रीफेस टू लिरिकल बैटल्स को। अब्र से उर्दू की कविता किसने लिखी? तो वो लिखी है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसकी रचना है? तो ये रचना है आई आर रिचर्ड की। आगे देखेंगे हम लोग,
मौर्य विजय खंड काव्य के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त। अगला प्रश्न, समीक्षा का जनक माना गया है? तो माना गया है आई.आर. रिचर्ड को। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? उक्त निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो वो हुआ सरस्वती पत्रिका में। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है, तो इनका उपन्यास है 100 अजान एक सुजान। अगला प्रश्न, हिंदी स्वराज पुस्तक गांधी जी ने किस भाषा में लिखा? तो गांधी जी ने इस पुस्तक को गुजराती भाषा में लिखा। आपका विकल्प सही होगा सी। आगे देखेंगे हम लोग, यंग इंडिया का पहला अंक कब प्रकाशित हुआ? तो वो प्रकाशित हुआ 1919 ईस्वी में। इनमें से कौन अस्तित्ववादी दार्शनिक ईश्वर विश्वास नहीं करता है? वो है पाल। आपका विकल्प डी सही होगा। आगे देखेंगे हम लोग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता क्या थे? तो वो थे सूबेदार। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो वो थे वल्लभा संप्रदाय में दीक्षित थे। आगे देखेंगे, हिंदू बनाम हिंदू पुस्तक के लेखक हैं? तो राम मनोहर लोहिया। सुजान हित किस कवि के काव्योत्कर्ष का प्रतिमान माना जाता है? तो वो माना जाता है घनानंद। अगला प्रश्न, उत्तर आधुनिकता के संबंध में सही नहीं है? तो सही नहीं है, यह विचारों के अंत की घोषणा करता है। विकल्प डी। दूसरा तार सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो वो हुआ आपका 1952 ईस्वी में। आगे देखेंगे, कमानी का छठा सर्ग किस शीर्षक से लिखा गया है? तो वो लिखा गया है लज्जा। ठीक है, आपका विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत का इस्पाती दस्तावेज किस काव्य संग्रह को कहा गया है? वो कहा गया है अंधेरे में को। आपका विकल्प डी सही होगा। आगे देखेंगे, कटी जब नैन की झाई लख्यो तब गगन में सारी, यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो ये पंक्ति कबीरदास द्वारा रचित है। आस्था मानव में युगांतर से प्राप्त दार्शनिक लक्ष्य और केंद्रित रागात्मक दृष्टि है, यह कथन किसका है? यह कथन है महादेवी वर्मा का। ठीक है, तो आपका विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न, वही की चित चटपटी धरत अटपटे पाई, यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो ये रचित है बिहारी द्वारा। निम्नलिखित पद पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? पंक्ति देखिए आप लोग, जीवन की जटिल समस्या है बड़ी जाट सी कैसी, इस पंक्ति के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद है। कमायनी साहित्य के रसवादी छायावादी पुराण पंथियों के हाथ में नवीन प्रगति शक्तियों के विरुद्ध एक अस्त्र बन गई है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मुक्तिबोध का। यहाँ पे आपका प्रश्न पत्र समाप्त होता है। मैंने कुल 150 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को बता दिए हैं। किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक पिन कर दिया है, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और ये पीडीएफ, साथ ही साथ मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो पोस्ट हैं उनके पीडीएफ और टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट्स पाने के लिए कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।